मैं और मेरा शौहर एक बंगले में काम करते थे। वो माली की नौकरी करता था और मैं घर के कामकाज। हम दोनों इस बंगले के क्वार्टर में रहते थे। मेरी मालकन दिल की बड़ी अच्छी औरत थी, लेकिन उसकी सास बड़ी सख्त मिजाज सी थी। हर वक्त बहू के पीछे ही पड़ी रहती थी। मालिक जब ऑफिस से घर आते तो उन्हें अपने पास बिठाकर मालकन की बुराइयां करने लगती। पूरा दिन ये औरत ना जाने अपने कमरे में घुसकर क्या करती रहती। मजाल है कि घर पर उसकी जरा सी भी तवज्जो हो। सब कुछ नौकरों पर छोड़ रखा है। हाय, मेरी तो किस्मत ही फूट गई ऐसी निकम्मी बहू पाकर। ये कहते हुए वो बड़ी अम्मा दुपट्टे के पल्लू से अपनी आंखें रगड़ने लगी। मालिक का सुनना था कि गुस्से से मालकन को पुकारने लगे। वो बेचारी अभी किचन में बावर्चन के साथ मिलकर मालक के पसंद का खाना बनाकर अपने कमरे में तैयार होने गई थी कि मालक की गरजदार आवाज पर बाहर आ गई। बीवी को यूं नटखट सा तैयार देखकर होना तो ये चाहिए था कि मालिक का मूड बहाल हो जाता, लेकिन माँ ने फौरन से कान में सरगोशी कर दी। देख रहे तुम बेगम साहिबा के नखरे, बस हर वक्त ये नई नवेली दुल्हन की तरह बन ठन कर रहना चाहती है। मजाल है जो ये देख ले कि शौहर थका मांदा घर आया है, पानी ही पूछ ले। मगर नहीं, कमरे में सज धज के बैठी रहेगी। मालिक का गुस्सा ये सब कुछ सुनकर कुछ और बढ़ गया था। वो मालकन पर शुरू हो गए। कहने लगे, तुम्हें जरा भी एहसास है कि मैं घर थका हुआ आता हूँ? बजाय पानी पूछने के तुम अपने सुर्खी पाउडर में लगी हुई हो। फिर तो मालकन को भी वही जुबान लग जाती थी। पूरा दिन इनकी माँ मालकन के साथ बोलती रहती थी। मालकन शायद इन बातों से तंग आ चुकी थी, जब भी अब चुप नहीं रहती थी। बराह रास्त अपनी सास से कहने लगी, अम्मा, पड़ गई आपके कलेजे में ठंडक। आते ही मेरे मियाँ के कान भरकर हो गया आपका दिल ठंडा। बस फिर क्या था, दोनों सास बहू में वो जंगोजगल शुरू हुई कि खुदा की पनाह। मालकन अगर शेर थी तो उनकी सास सवा शेर। मालिक दोनों को रोक रोक कर जब तंग आ जाते तो थप्पड़ मालकन के मुंह पर ही पड़ता था। फिर सास बीच में से यूं गायब होती जैसे गधे के सर से सींग। और फिर मियाँ बीवी में वो लड़ाई होती कि 7 घरों तक आवाजें जाती। हम मियाँ बीवी को यहाँ काम करते महीना ही गुजरा था। ये जंग अभी जारी थी, लेकिन मैं वहाँ से हटकर किचन में आ गई। एक चंगेर में 4 रोटियां रखीं, प्लेट में सालन डाला और किचन के पिछले दरवाजे से ही निकलकर अपने क्वार्टर में चली गई। क्योंकि जो फसाद बर्पा हो चुका था, आज तो मुश्किल ही था कि कोई खाना खाता। जब मैं क्वार्टर में पहुंची तो करीम बख्श खामोशी से बैठा हुआ था। शायद झगड़े की आवाज़ें सुन रहा था। मुझे देखकर कुछ चौंका। मैंने उसके सामने खाना रखा तो मुझसे झगड़े की वजह पूछने लगा। मैंने खाना खाने के दौरान सारी तफसील उससे बता दी। कहने लगा, बड़ी भी बड़ी ही तेज खातून है। ना जाने क्यों दोनों मियाँ बीवी की जिंदगी को अजीरन बना रखा है। हम दोनों मियाँ बीवी की हमदर्दी मालकन के साथ ही थी। बेचारी सारा दिन मुलाजिमों के पीछे ही भागती रहती थी। रात को जब मियाँ से 4 अच्छे बोल बोलने का वक्त आता तो सास शोहर के कान भर देती। हम दोनों इसी बात का अफसोस करते रहते। हम दोनों की शादी को बस चंद ही माह गुजरे थे, इसलिए हम दोनों में मोहब्बत के जज्बात भी अरूज पर थे। सुबह करीम बख्श लॉन में रखे पौधों को पानी दे रहा था जब मैं गरम गरम पराठे और चाय लेकर वहीं आ गई। हम दोनों ही सुबह सुबह बंगले के बागीचे में बैठकर नाश्ता करते थे। मुझे देखकर करीम बख्श के चेहरे पर मुस्कुराहट सी सज जाती थी। उसने एक गुलाब का फूल तोड़ा और मेरे बालों पर सजा दिया। मैं इसी में ही खुश थी, जैसे मुझे करीम बख्श ने कोई कीमती तोहफा दे दिया हो। हम दोनों हल्की फुल्की छेड़छाड़ में नाश्ता कर रहे थे, हंस रहे थे, जब मालिक बड़े गुस्से से लाउंज से बाहर निकले और ड्राइवर पर बरसने लगे कि इन्हें ऑफिस से देर हो रही है, अभी तक गाड़ी बाहर क्यों नहीं निकाली। वो बेचारा बौखला कर रह गया था। हम भी चुप से हो गए। करीम बख्श ने जल्दी गरम गरम घूंट चाय के भरे और दोबारा से पानी का पाइप पकड़कर पौधों में पानी डालने लगा। मालकन भी बाहर आ गई। कहने लगी, एजाज, पहले इस ड्राइवर से कहो कि मुझे मेरे मेके छोड़ कर आए। मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे थप्पड़ खाने के लिए यहाँ नहीं आई। मालकन मुसलसल रोए जा रही थी। मालिक ने अपना ऑफिस बैग ड्राइवर को पकड़ाया और मालकन से बोले, नौकरों के सामने तमाशा मत बनाओ, समझी? जाकर अंदर बैठो। रात को मैं बात ख़त्म कर चुका हूँ, इसीलिए बेहतर है कि बात का बतंगड़ ना बनाओ।
मालिक ने गुस्से से कहा। मालकिन और ज्यादा रोने लगी। कहने लगी, हाँ, जब तुम्हारा दिल चाहे तो मुझे थप्पड़ मारोगे और जब जी चाहे कि झगड़ा खत्म करो। मैं कोई गिरी पड़ी नहीं हूँ। बस ड्राइवर पहले मुझे मेरे मेके छोड़कर आएगा, वरना मैं देखती हूँ कि तुम ऑफिस कैसे जाते हो। हम दोनों ही मालिक और मालकिन को झगड़ते हुए देख रहे थे। मालिक ने कहा, अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, बस मुझे ऑफिस से देर हो रही है, अभी मुझे जाने दो। और हाँ, रात को तैयार रहना, हम डिनर बाहर करेंगे, अच्छा। मालिक ने ज़रा सी नरमी दिखाई तो मालकिन का गुस्सा भी जाता रहा। तुम्हारी अम्मा हमारे साथ नहीं जाएंगी, मालकिन ने तन कर कहा। मालिक ने एक ठंडी आह भरी थी, फिर इस बात में सर हिलाकर चले गए। मैं भी बर्तन उठाए किचन में चली गई। मालकिन इस वक्त बावर्चन से ये कह रही थी कि रात के डिनर में बस अम्मा जी का परहेजी खाना ही बनाना, फिर मुलाजमीन के लिए दाल चावल। आज मैं और मालिक होटल में डिनर करने जाएंगे। मालकिन के चेहरे पर फैली खुशी के रंग देखकर मुझे भी खुशी हुई थी। मैं बर्तन धोने लगी तो मालकिन मेरे पास आ गई। कहने लगी, मारवी, ये ताज़ा गुलाब तुम्हारे बालों पर किसने सजाया? मैंने शर्माते हुए कहा कि करीम बख्श ने। वो कहने लगी, हाउ रोमांटिक, काश के एजाज को भी ऐसा एहसास हो जाए। ऐसे तो बस मुझे अपनी अम्मा की आंख से देखने की आदत हो गई है। मैंने कहा, मालिक का भी कोई कसूर नहीं है, आपकी सास ही फसादी औरत हैं। मेरी इतनी सी हमदर्दी पाकर वो अपना दिल मुझसे हल्का करने लगी। कहने लगी, अदनान बुरे नहीं हैं, पता है तुम्हें कि हम दोनों की लव मैरिज हुई है। ये सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। मैंने कहा, सच्ची मालकन? वो कहने लगी, हाँ, हम दोनों की लव मैरिज हुई है। मेरी सास को तो अपनी भांजी पसंद थी, लेकिन एजाज ने अपनी अम्मा से झगड़ा करके मुझसे शादी की थी। पहले पहल तो अदनान वही करते थे जो मैं कहती थी, लेकिन फिर ना जाने कैसे काया पलट गई कि एजाज वही कहते हैं जो उनकी माँ कहती है। ये सुनकर मैंने कहा कि कहीं आपकी सास ने जादू टोना तो नहीं कर दिया। मेरी बात सुनकर मालकिन सोच में पड़ गई। कहने लगी, हाँ, ये भी हो सकता है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गईं। रात को मालकिन काली साड़ी पहने बेहद हसीन लग रही थीं। मालिक भी बड़े खुशगवार मूड में आए थे, लेकिन दोनों को खुश देखकर बड़ी बी का तो मुंह ही सूज गया था। जब मालिक ने अपनी वालदा से कहा कि वो अपना परहेजी खाना खाकर दवाएं याद से खाकर सो जाएं, वो दोनों बाहर जा रहे हैं, उन्हें देर हो जाएगी, तो बड़ी बी से तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ। कहने लगी, मैं भी साथ जाऊंगी। मालिक ने बहुत समझाने की कोशिश की, आपके लिए परहेजी खाना बनाया है, आप ये खाएं। लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार ना थी। बाजिद के वो साथ जाएंगी। मालिक बेबसी से कहने लगे, अच्छा चलें आप भी। ये कहना था कि मालकन बिफर गई कि ये हमारे साथ नहीं जाएंगी। इतना सुनना था कि मालकन की सास फौरन आंखों में आंसू लाते हुए सदमे से बोली कि देख रहे हो एजाज, तुम्हारी बीवी कैसे मुझे तुमसे अलग कर रही है। मेरे मुंह पर ही कह रही है कि ये नहीं जा सकती। मालकन तो बरी हुई थी, फौरन कहने लगी कि मैंने एजाज को पहले ही कहा था कि खाना खाने सिर्फ हम दोनों जाएंगे। क्या हम दोनों की कोई प्राइवेसी नहीं है? हम जहाँ भी जाएं लाजिम है कि आपको भी साथ लेकर जाएं। इतना सुनना था कि सास मोटे मोटे आंसू लाए शिकवा करती नजरों के साथ एजाज को देखने लगी। मालक ने इतना देखना था कि एक सन्नाटेदार थप्पड़ अपनी बीवी के चेहरे पर मार दिया और वो गुस्से से कहने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से बदतमीजी करने की। कई रोज से मैं तुम्हारा रवैया बर्दाश्त कर रहा हूँ, मगर तुम तो अपनी हद ही पार करती जा रही हो। ये माँ है मेरी और मैं भी उनको तुम्हारे कहने पर पीछे नहीं रख सकता। इतना कहकर मालिक अपनी माँ के साथ घर से बाहर चले गए। वो दोनों डिनर करने जा चुके थे, जबकि मालकन गाल पर हाथ रखे यूं ही रो रही थी। वो पीछे से गुस्से से बोलती रही, मगर मालिक ने बगैर जवाब दिए अपनी माँ के साथ घर से बाहर निकल गए। सही कहती थी मालकन, ऐसा करके मालक की माँ का तो कलेजा ठंडा हो चुका होगा। वो दोनों जा चुके थे और मालकन अपने कमरे में बैठकर कितनी देर रोती रही। मैं उनके पास जाकर उन्हें तसल्ली देना चाहती थी, मगर उन्होंने मुझसे कोई बात ना की। मैं तो वहाँ से चली आई और करीम बख्श को आज की सूरत हाल से भी आगाह किया। करीम बख्श भी आज चुप चुप था। शायद वो भी ये सब देखकर सदमे में था। रात को जब मालकिन की सास और शोहर वापस आए तो उस रात मालिक और मालकिन के बीच बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ। इतना कि मैं और करीम बख्श बौखला कर उठ बैठे। वो दोनों बहुत देर तक लड़ते रहे थे और फिर एकदम से खामोशी छा चुकी थी।
अगली जब सुबह हुई तो मैं जल्दी से उठकर किचन में चली गई ताकि मालकन की कोई खैर खबर ले सकूं। मालकन जब उठकर कमरे से निकली तो उन्हें देखकर मेरे होश उड़ गए। मालकन की आंखें सूजी हुई थी, वो सारी रात रोती रही थी। मगर इससे पहले मैंने मालकन का ऐसा चेहरा नहीं देखा था। वो काफ़ी अफसुर्दा सी लग रही थी। मालिक भी काफ़ी चुप दिखाई दे रहे थे। खामोशी से नाश्ता किया और मालिक घर से चले गए। मालकन नाश्ता करने के बाद अपने कमरे में जा चुकी थी और फिर सारा दिन उनका अपने कमरे में ही गुजर गया। एक बार जब मैंने उनसे खाने का पूछने के लिए गई तो वो मुझे कहने लगी कि मुझे भूख नहीं। वो इस वक्त भी रो रही थी। मैंने उन्हें तसल्ली के दो बोल बोले तो वो बगैर जवाब दिए सुनती रही। 2 दिन यूं ही गुजर चुके थे और मालिक और मालकिन के दरमियान ये खामोशी नहीं टूटी थी। उनके दरमियान खामोशी देख बड़ी मालकिन तो बहुत खुश थी। आखिर वो चाहती ही ये थी। एक रोज़ जब मैं किचन में काम कर रही थी, जब मालकिन मेरे पास आई और एक लंबी तहमीद बांधने के बाद बोली कि तुम मुझे अपने कपड़े दे दो, मैं रात को तुम्हारे कपड़े पहनकर सोना चाहती हूँ। मालकिन की बात मुझे बड़ी अजीब लगी कि आखिर वो मेरे कपड़े क्यों पहनना चाहती थी। उनके पास बड़े ब्रांडेड कपड़े थे। मैं मालकिन से सवाल किया तो कहने लगी कि तुम सच ही कहती थी, मेरी सास ने मुझ पर जादू करवा रखा है और इसने वो सारा असर मेरे कपड़ों पर ही कर रखा है। मैं जब भी अपने कपड़े पहनती हूँ मेरा और मालिक का झगड़ा हो जाता है, इसलिए चाहती हूँ कि रात को मैं तुम्हारे कपड़े पहना करूँ। मुझे इस बात में कोई बुराई नज़र ना आई, मगर हिचकिचाहट थी कि मालकिन मेरे कपड़े पहनेगी। मैंने मालकिन को अपने नए नए सूट लाकर दे दिए और वो खुश हो गई। उन्होंने मुझे आज दाल चावल की जगह अपने लिए बनाए बिरयानी और कौरमा खाने को दिया था। मैं तो खुश हो चुकी थी। वो खाना लेकर करीम बख्श के पास आई और उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। मगर आज तो करीम का चेहरा भी उतरा हुआ था। मैंने उससे पूछा, मगर उसने मेरी बात का कोई जवाब ना दिया। कई रोज़ यूं ही गुजर गए थे, मगर मालिक और मालकिन का रवैया ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस बार तो उनका झगड़ा कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका था। वो रोज़ाना रात को मेरे कपड़े पहन लेती, अब तो उनका झगड़ा होना भी बंद हो गया था। ना ही मालकिन की सास कुछ कहती थी। मगर एक रात जब मैं लेट खाना लेने के लिए आई तो ये देखकर चौंक गई कि मालिक तो मालकिन के बजाय अलग कमरे में जाकर सो रहे थे। यानी इस बार उनकी लड़ाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी। मैं तो यही दुआ करने लगी कि खुदा करे दोनों के बीच तल्लुकात फिर से पहले जैसे हो जाएं। हर रात बड़ी बी के सो जाने के बाद मालकिन मेरे कपड़े पहन लिया करती, मगर मुझ में हिम्मत ना थी कि मैं उनसे पूछूं कि आखिर उनके और मालिक के तल्लुकात इतने ख़राब क्यों हो चुके हैं। मैं वापस अपने क्वार्टर में आई तो करीम बख्श अपने सामने खाना रखे बैठा था। मेरा तो सारा ध्यान मालकिन और मालिक की तरफ था। इस सारे झमेले में ये तो मेरे जहन से निकल ही चुकी थी कि मेरा शौहर भी अब मुझसे कम ही दिलचस्पी लेने लगा था। वो काफ़ी खामोश रहने लगा था। मैं जो बात करती उसका जवाब दे देता, वरना चुप रहता। उसकी ये बात मुझे हैरान कर रही थी और अंदर ही अंदर परेशान भी। मैं ज़्यादा देर तक अपने शौहर से बात ना कर पाती क्योंकि मुझे जल्द ही नींद आ जाया करती थी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। करीम बख्श से ढेरों बातें करना चाहती थी, मगर मुझे नींद आ गई। अगले रोज़ करीम बख्श से पूछा तो उसने कोई जवाब ना दिया। मुझे तो अब फिक्र सताने लगी थी, कहीं वो किसी और को पसंद तो नहीं करने लगा था। इसी फिक्र में मैंने उस रोज़ खाना ही ना खाया, बल्कि काम में भी मेरा जी ना लगा। मैं अपने क्वार्टर में ही बैठकर रोती रही। रात को खाना भी मैंने नहीं खाया था। मैं करीम बख्श से नाराज़ थी कि आखिर वो क्यों मेरे साथ ये रवैया रख रहा है। मैं अभी सोई हुई थी कि मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने आंखें खोलीं तो जो मंजर दिखाई दिया वो देखकर मैं कांप उठी, क्योंकि ये तो मालकिन थी जो मेरे कपड़े पहनकर मेरे और करीम बख्श के कमरे में आ रही थी। मैंने उठना चाहा मगर एक लम्हे के लिए रुक गई। मालकिन आई और आकर करीम बख्श के पास गई। मेरा तो दिल सीना चीर के बाहर आने लगा था। वो दोनों यूं करीब बैठे थे जैसे कि मियाँ बीवी हों। मेरा दिल लरस रहा था। इसी पर मालकिन बोली कि तुमने मालवी को खाना खिलाकर सुला दिया। करीम बख्श कहने लगा, जी मालकिन, वो सो चुकी है। इतना सुनना था कि मुझसे मजीद बर्दाश्त ना हुआ। मैं उठकर बैठी तो मुझे उठा देखकर दोनों चौंक गए थे। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मैं करीम बख्श को गिरेबान से पकड़कर रोने लगी और मालकिन को भी धक्का देकर करीम बख्श से बोली कि इसलिए तो मेरी आंखों में धूल झोंक रहे थे, तुझे ताकि मालकिन के साथ तल्लुकात बना सको। करीम बख्श घबरा गया।
मगर मैं तो फट पड़ी थी, चीख चिल्ला रही थी, क्योंकि करीम बख्श से मैं बहुत मोहब्बत करती थी। करीम बख्श भी रोने लगा और फिर मुझे अपने हिसार में लेकर जो बताया वो सुनकर मैं कांप उठी। कहने लगा कि उस रात मालिक ने मालकन को गुस्से में तलाक दे दी थी। मालकन सारी रात रोती रही। सुबह मालिक को पछतावा हुआ तो मालकन के पास आए, मगर मालकन बाजिद थी कि हमारा ताल्लुक ख़त्म हो गया है। उसके बाद मालिक मेरे पास आए और मुझे भारी रकम देकर बोले कि मालकन के साथ हलाला करो। मुझे तुम्हारे और अपने मुस्तकबिल की खातिर ये कदम उठाना पड़ा। मैंने मालकन से निकाह किया ताकि हलाला हो सके, वरना मैं मोहब्बत तो सिर्फ तुमसे करता हूँ। दोनों मुझे खाने में कनूदगी की दवा मिलाकर सुला देते और फिर मालकन हलाला के लिए आ जाया करती, इसीलिए ताकि घर की बात घर में रहे। मगर हलाला के बाद करीम बख्श ने मालकन को तलाक दे दी तो 10 लाख ले लिए। बालक ने दोबारा उनसे खुफिया तौर पर निकाह कर लिया और मैं कितने रोज़ सदमे में रही। करीम बख्श ने मुझसे माफ़ियाँ मांगी और फिर मैं और वो घर हमेशा के लिए छोड़कर करीम बख्श को लिए वापस गाँव आ गए। मैं कहीं और नौकरी कर लेती, मगर दोबारा वहाँ रहना मेरे लिए आसान ना था। मालकन को देखकर मुझे अपनी सौतन दिखाई देती थी। उनकी सास को अब एजाज ने ज़रा कंट्रोल में भी कर लिया था। मेरे कपड़े इसीलिए पहना करती थी ताकि रात की तारीकी में सब मुलाजमीन को ये लगे कि मैं ही करीम बख्श के कमरे में आ रही हूँ। मैं तो आज भी झुरझुरी लेकर रह जाती हूँ कि कैसे मेरा और मेरे शौहर का बड़े लोगों ने इस्तेमाल किया था। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।